तो बच्चों मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था रिगार्डिंग द न्यूक्लियोटाइड, है ना। तो अब बता दो मुझे न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है। तो न्यूक्लियोसाइड किस किस का बना होता है? बेस एंड शुगर। वेरी गुड, बेस है शुगर का। और जो न्यूक्लियोटाइड है वो किसका बना होता है? बेस का भी, शुगर एंड शुगर का भी, फॉस्फेट। फॉस्फेट। गुड। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में वहां बताया था कि अगर राइबोस शुगर होगा तो न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या होगा। तो आप लोग सेम टॉपिक कंटिन्यू कर लेना और मैं आप लोगों को डीऑक्सीराइबोस शुगर से एक एग्जांपल समझा देता हूँ। तो बच्चों मैं यहाँ पे डीऑक्सीराइबोस शुगर लूंगा और ये डीऑक्सीराइबोस शुगर में आप लोग जानते हैं कि 2' जो कार्बन होता है और 2' कार्बन पे H&H होता है। तो और ये भी आपको पता है कि जो 1 कार्बन एटम होता है शुगर का और उस 1 कार्बन एटम पे बेस अटैच होगा। तो वो बेस मैं यहाँ में साइटोसिन अटैच कर लूंगा। अब यहाँ पे देखो ये सी जो है 1' होगा और यहाँ में अब मैं कहा था कार्बन एटम 5th के साथ जो है वो फॉस्फेट अटैच होता है। तो वो फॉस्फेट जो है वो ऐसे बताया था 5th कार्बन एटम के साथ अटैच हो जाता है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। बताया था इसका OH और इसका OH रिएक्ट करेगा और वाटर मॉलिक्यूल बाहर आएगा। तो अब यहाँ में H होगा और ये वाला 4 कार्बन एटम है और ये वाला 5th कार्बन एटम है और इधर में H होगा और बच्चों इधर में OH होगा और यहाँ में अब डीऑक्सीराइबोस शुगर बनाएंगे तो H होगा H होगा। तो ये 2' है और ये 3'। अब देखो अगर ये वाला बॉन्ड अब बना इधर में इन दोनों के बीच में और इस बॉन्ड का नाम क्या बताया था लास्ट क्लास में आप लोगों को? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। गुड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। और ये वाला बॉन्ड क्या था? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे बेस साइटोसिन, अगर बेस साइटोसिन है तो इसका मतलब जो है ये साइटिडाइन का न्यूक्लियोसाइड होगा। तो बच्चों इसका नाम हम लोग देंगे साइटिडाइन और साइटिडाइन के 5' एंड पे कितना फॉस्फेट ऐड हुआ? एक। तो साइटिडाइन मोनोफॉस्फेट। और या तो हम लोग क्या कहेंगे इसको 5' CMP और या तो शॉर्टली कहेंगे CMP। और अब ये फॉस्फेट आने से एसिड बनाए तो कहेंगे साइटिडाइलिक एसिड। और लेकिन हमें क्या करना है अब यहाँ पे हमें सब जगह में आगे जो है वो लगाना है हमें डीऑक्सी बिकॉज ये डीऑक्सी शुगर है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लगाएंगे इसको डीऑक्सीसाइटिडाइलिक एसिड, डीऑक्सीसाइटिडाइन 5' मोनोफॉस्फेट। और यहाँ पे भी लगाएंगे 5' DCMP और यहाँ पे भी लगाएंगे DCMP। और बच्चों यहाँ पे भी लगाएंगे डीऑक्सीसाइटिडाइलिक एसिड। और या हम इसका नाम दे सकते हैं डीऑक्सीसाइटिडाइलेट। तो अब जब भी डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा तो बच्चों याद रखना है आप लोगों को डीऑक्सी आगे लगाना है और बिकॉज दिस शुगर इज हियर डीऑक्सी शुगर। आर यू डन विद दिस? यस सर। सो ये है यस सर। न्यूक्लियोटाइड। और लेकिन लास्ट वाले न्यूक्लियोटाइड में आपको मैंने राइबोस शुगर दिखाया था तो इसमें हमने डीऑक्सीराइबोस शुगर दिखाया था। अब देख लो बच्चों अगर हम लोग ये न्यूक्लियोटाइड का नाम देखें और इनका टाइप मैं आपको सिखाऊंगा इधर में।
तो ये टाइप जो न्यूक्लियोटाइड का दो तरह का होगा शुगर के बेसिस पे। एक न्यूक्लियोटाइड वो जिसमें कौन सा शुगर होगा, राइबो शुगर, तो कहेंगे राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो बच्चों एक वो होगा जिसमें डिऑक्सी शुगर, डिऑक्सीराइबो शुगर होगा, तो होएगा डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। अब राइबो शुगर के साथ चार तरह के बेसिस मिल सकती है। तो एक बेस क्या मिलेगा इसके साथ, एडिनोसाइन। एडेनाइन, है ना। तो जरा बताओ क्या होगा पूरा नाम इसका, एडेनोसाइन 5' मोनोफॉस्फेट। और या एक एसिडिक नाम बता दूंगा, एडेनाइल 8। इसका चारों नाम मैंने आपको सिखाया था। तो अब बता दो मुझे, अगर ग्वानाइन होगा तो क्या होगा न्यूक्लियोटाइड का नाम, ग्वानोसाइन 5' व्हाट, मोनोफॉस्फेट। और बच्चों या हम लोग कहेंगे जीएमपी। और या आप लोग एक नाम यहाँ पे लिख लेना, ग्वानाइलिक एसिड, और या ग्वानाइलेट। तो साइमल्टेनियसली अगर साइटोसिन होगा तो होगा साइटिडाइलिक एसिड या साइटिडाइन साइटिडाइन 5' मोनोफॉस्फेट, और या हम लोग कहेंगे सीएमपी। और अगर ये वाला नाम लिखेंगे तो लिख सकते हैं साइटिडाइलिक एसिड। और हो सकता है यूरासिल, तो अगर यूरासिल होगा तो यूरासिल के न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या था, यूरिडाइन, तो यूरिडाइन 5' मोनोफॉस्फेट, और या कहेंगे यूएमपी, और या कहेंगे यूरिडाइलिक एसिड। जरा यूरिडाइलिक एसिड का और नाम क्या दे सकते हैं हम लोग, यूरिडाइलेट, जैसे इसका होगा ग्वानाइलेट। और बच्चों इसका क्या हो सकता है, साइटिडाइलेट। और इसका क्या हो सकता है, यूरिडाइलेट। कोई भी नाम आए इनमें से वो सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड होंगे। तो अब आप लोगों को यहाँ बस एक ही चीज करना है कि यहाँ मैं आप लोगों को डीऑक्सी आगे डालना है। तो जब आप लोग डीऑक्सी आगे डालेंगे तो ये बन जाएगा डीऑक्सी एएमपी। और यहाँ लिखेंगे आप डीएएमपी, और यहाँ लिखेंगे डीऑक्सी एडिनाइलेट। और साइमल्टेनियसली यहाँ में भी लिख लेना है डीऑक्सी जीएमपी, और या डीजीएमपी, या डीऑक्सी गोनाइलेट। और या आप लोग लिख सकते हैं इधर में डीऑक्सी सीएमपी, और या डीसीएमपी, और या डीऑक्सी साइटिडाइन, और या लिख सकते हैं थाइमिडाइलेट। बच्चों या लिखेंगे टीएमपी, और या लिखेंगे थाइमिडाइलिक एसिड। जरा आप लोग बता दो मुझे, ये जो ये थाइमीन होता है ये हमेशा कहाँ में होगा, आरएनए में रहता है या ओनली इन डीएनए? क्या थाइमीन प्रेजेंट होता है ओनली इन आरएनए या ओनली इन डीएनए? थाइमीन Only in DNA. वेरी गुड, ओनली इन डीएनए। एंड डीएनए कंटेन्स ओनली विच शुगर, राइबोज शुगर या डीऑक्सीराइबोज शुगर? Deoxyribose. डीऑक्सीराइबोज। तो इसीलिए यहाँ में थाइमीन के आगे डीऑक्सी लगाने का जरूरत नहीं है। सो इट इज अंडरस्टूड कि भाई थाइमिडाइलेट मतलब ये डीएनए में होगा, और इट इज अंडरस्टूड डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा। तो अगर सपोज किसी का नाम, सपोज हम लोग कहेंगे हसन है, तो अब हमें पता है कि हसन जो है वो नाम होता है ह्यूमन का। तो अब हमें ह्यूमन हसन लगाना जरूरी नहीं है, तो बिकॉज वी नो दैट हसन होगा ह्यूमन का नाम।
तो इसी तरीके से थाइमिडाइलेट जो है वो मींस थाइमीन का न्यूक्लियोटाइड, एंड वी नो दैट थाइमीन इज प्रेजेंट ओनली इन डीएनए, एंड वी नो दैट डीएनए कंटेन्स ओनली deoxyribonucleic sugar, and that's why in front of thymidylate deoxy is not mandatory to write there. So ये था रिगार्डिंग न्यूक्लियोटाइड का नाम deoxyribonucleic, और इनसे आप लोगों को कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, और या तो आ सकता है इसके टाइप पे क्वेश्चन, और या तो आ सकता है इसके टाइप पे क्वेश्चन। इज दिस क्लियर? यस सर। हाँ, तो अब देखो आप यहाँ पे मैं आप लोगों को चलो एक क्वेश्चन लिखो, आप लोगों को समझ आएगा कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा। So लिखो, which of the following is correct regarding following structure? तो स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे बनाऊंगा। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पे लिख लेना ऑप्शंस, और ऑप्शंस में आप लोग लिख लेना पहला ऑप्शन x may be the uracil, या x is uracil। सो यहाँ पे लिख लेना आप भी y is the sugar, और c लिख लेना आप x is the adenine, और d लिख लेना आप the structure, या the overall structure, is adenosine। चलो बता दो क्या होगा इसका। सर डी होगा सर। डी होगा? यस सर, डी। या अब बता दो बच्चों, क्या ये आप लोगों को एडेनोसाइन लग रहा है, या आपको लग रहा है सर क्या ऑप्शन आपको सी ये इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट? वेरी गुड, ऑप्शन सी इज। अब देखो बच्चों, ये क्या आप लोगों को लग रहा है ये न्यूक्लियोटाइड है, या आप लोगों को लग रहा है ये न्यूक्लियोसाइड है? ये जरा खुद देखो, क्या इसमें एक कंपोनेंट है या तीन कंपोनेंट है? तीन है, बेस भी है, शुगर भी है, फॉस्फेट भी है। तो अब जब तीन होगा, क्या न्यूक्लियोसाइड कहता है या न्यूक्लियोटाइड कहता है? न्यूक्लियोटाइड है ना। तो अब बताओ, क्या एडेनोसाइन न्यूक्लियोसाइड है या एडेनोसाइन न्यूक्लियोटाइड है? अरे एडेनोसाइन न्यूक्लियोटाइड है या न्यूक्लियोसाइड है? एडेनोसाइन न्यूक्लियोसाइड है, तो इसीलिए ये इसका गलत है। एक्स में बी द यूरासिल, तो यूरासिल हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ में देखो आप
ये क्या राइबोज शुगर है या डिऑक्सीराइबोज शुगर है? डिऑक्सीराइबोज। डिऑक्सीराइबोज। तो डिऑक्सीराइबोज शुगर के साथ यूरेसिल अटैच नहीं हो सकता है। तो वाई इज शुगर, वाई शुगर नहीं है, वाई फॉस्फेट है। तो अब हम लिख सकते हैं एक्स इज एडेनिन। यस, एडेनिन कैन बाइंड विद द डिऑक्सीराइबोज शुगर। तो इसीलिए हम लोग देखेंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ये होगा, एक्स इज द एडेनाइन। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को एप्लीकेबल क्वेश्चन इन स्ट्रक्चर से पूछा जाएगा। तो या तो न्यूक्लियोटाइड के बारे में ऐसे जो है, या तो न्यूक्लियोसाइड के बारे में जो इधर दिया हुआ है। तो आप लोग जब बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि कैसे हमने इन स्ट्रक्चर को याद रखना है। एंड दिस वाज ओवरऑल रिगार्डिंग द न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर। तो अब मैं आपको थोड़ा रिपीट करूंगा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होता है। एक बताया था शुगर, एक बताया था फॉस्फेट, और एक बताया था मैंने आप लोगों को बेस। तो बच्चों, जब ये शुगर और बेस मिलता है बनता है न्यूक्लियोसाइड, और जब ये तीनों मिलता है, ये भी और ये भी, तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। तो अब हमने इन न्यूक्लियोटाइड का फंक्शंस के बारे में देखना है। तो नाउ यू विल राइट अ हेडिंग देयर, एंड दैट इज फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। देखो बच्चों, जो मेन फंक्शन है न्यूक्लियोटाइड का वो है कि इनको बनाना होता है न्यूक्लिक एसिड। देखो, दे एक्ट एज मोनोमर्स, they act as monomers for the formation of nucleic acids. और याद रख लेना ये इनका प्राइमरी फंक्शन है। दिस इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। दिस इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और सेकेंड वन जो है, अब हमने और फंक्शन देखना है, और क्या परफॉर्म कर सकता है ये। तो लिख सकना, दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ coenzymes। और कोएंजाइम का एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल NADP। और बच्चों, NADP का फुल फॉर्म होता है निकोटिन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। निकोटिन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और यह लिख लेना जैसे FAD है। और बच्चों, FAD का फुल फॉर्म होता है फिलामिन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो देखो, नाम ही देख लो आप यहाँ में, निकोटिन एमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड मतलब एडेनिन का डाइन्यूक्लियोटाइड है। FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड मतलब एडेनिन का डाइन्यूक्लियोटाइड। तो अब इधर में आप लोग याद रख लेना है, coenzymes are non-protein part of enzymes। और ये मैं आपको, हम लोगों का बायोमोलिक्यूल का लास्ट वाला टॉपिक है एंजाइम, तो उधर में और आप लोग को इन कोएंजाइम के बारे में बता दूंगा। तो अब आप लोग याद रख लेना कि कोएंजाइम जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो एंजाइम का होता है। और जब भी एंजाइम के साथ मिलेगा तो एंजाइम काम करेगा, और अगर एंजाइम के साथ नहीं मिलेगा तो एंजाइम कभी भी काम नहीं कर सकता है। तो अब इन कोएंजाइम का जो नाम है, एक है NAD और दूसरा है FADH। अब लिख लो तीसरा फंक्शन, और तीसरा फंक्शन लिख लेना, न्यूक्लियोटाइड्स हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ nucleotide triphosphates।
न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स, और इनको हम शॉर्टली लिखते हैं एनटीपीज, और जैसे लिख लेना एटीपी। और बच्चों एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और जैसे जीटीपी, और बच्चों जीटीपी का फुल फॉर्म है गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और इसी तरीके से सीटीपी साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, यूटीपी यूरिडाइन ट्राइफॉस्फेट, इसी तरीके से टीटीपी थाइमिडाइन ट्राइफॉस्फेट। और अब हमें इधर में क्या याद रखना है कि एटीपी acts as energy carrier and energy currency of cell. ATP acts as energy carrier and energy currency of cell, as it provides energy during the metabolic reactions. During the metabolic reactions of cell. तो बच्चों जो भी आप लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा होगा, क्रेब्स साइकिल वगैरह पढ़ा होगा, या रेस्पिरेशन पढ़ा होगा, तो वो ना उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी प्रोसेस या मेटाबॉलिक प्रोसेस। और वो मेटाबॉलिक प्रोसेस के समय ये एनर्जी देता है, और इसीलिए हम लोग इसको एनर्जी करेंसी और एनर्जी कैरियर ऑफ द सेल कहते हैं, एटीपी को। और ये पॉइंट आप लोग इंपॉर्टेंट कर देना, बिकॉज दिस इज इन एनसीईआरटी एंड इवन दिस इज आल्सो इन एनसीईआरटी। थोड़ा गर्म हवा में gimana sih dia zulun di masjid dia lah हो टूट। ये हो गया। सर सेकंड पॉइंट एक बार समझा दीजिए प्लीज। हाँ, सेकंड पॉइंट जो है, मैं आप लोगों को ये और जब एंजाइम आगे पढ़ाऊंगा मैं थोड़ा समझा देता हूँ। एंजाइम जो है ना वो प्रोटीन होता है, एंजाइम। तो उस एंजाइम के साथ एक नॉन प्रोटीन मिलता है। तो इस एंजाइम का जब नॉन प्रोटीन पार्ट मिलता है तो इसको हम लोग कहते हैं होलो एंजाइम। और फिर ये होलो एंजाइम फंक्शनल होता है, काम करता है। तो बच्चों इस नॉन प्रोटीन पार्ट जो है इसको हम लोग कोफैक्टर कहते हैं। और इस कोफैक्टर का एक एग्जांपल है कोएंजाइम। ठीक है, एंजाइम एक प्रोटीन है, उसको नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए, और नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर कहते हैं। और नॉन कोफैक्टर का एक एग्जांपल कोएंजाइम है। और उन कोएंजाइम का एग्जांपल बताया मैंने आपको एफएडी एनएडी। तो दैट मींस अब ये एनएडी एफएडी जब तक ना आएगा कुछ एंजाइम्स इसके बगैर काम नहीं कर सकते, और जब ये आएंगे तो एंजाइम काम करेंगे। तो इसीलिए लिखाया था यहाँ में कोएंजाइम्स और नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम्स। तो आगे मैंने आपको इस न्यूक्लिक एसिड के बाद एंजाइम पढ़ाना है, तो एंजाइम में मैं आपको ये सारा चीज लिखाऊंगा। कोफैक्टर क्या होता है, कोएंजाइम क्या होता है, कोफैक्टर का और एग्जांपल क्या होता है कोएंजाइम के बगैर। अब समझ गए? यस सर। तो अब हम लोग इसका, मैं आपको यहाँ एटीपी का स्ट्रक्चर सिखाऊंगा। देखो बच्चों, एटीपी आप लोगों ने देखा था कि अगर एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में कहूं, आप लोगों ने लास्ट क्लास के एंड पे सीखा था एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। अब मैं यहाँ पे बता दूंगा कि ये एडेनाइन बेस है, और यहाँ पे ये एच है, और ये यहाँ में एच होगा, ये यहाँ में ओ एच होगा, और ये यहाँ में एच होगा, ये यहाँ में ओ एच होगा, और बच्चों ये यहाँ में CH2H होगा। और अब इस CH2H के साथ आप लोगों ने यहाँ में फॉस्फेट अटैच किया था। और बच्चों अब अगर दूसरा फॉस्फेट आएगा तो वो ना इस पहले फॉस्फेट पे अटैच हो जाएगा, और अगर तीसरा फॉस्फेट आएगा तो वो दूसरे फॉस्फेट के साथ अटैच हो जाएगा। चलो अभी आप लोग बनाना नहीं,
अभी आप सुन लो, लिखना बंद कर लो। देखो ये H है इधर और ये इस फॉस्फेट का OH है, तो ये OH रिएक्ट करेगा तो यहाँ से पानी बाहर आएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर आएगा, और जब ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर आएगा तो यहाँ में एक बॉन्ड बनेगा, और इस बॉन्ड को आपका नाम पता है कि दिस इज फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। अब देखो ये फॉस्फेट आएगा दूसरा, इसका OH और इसका OH रिएक्ट करेगा और यहाँ से वाटर बाहर आएगा, और जब वाटर बाहर आएगा तो यहाँ से भी बॉन्ड बनेगा। तो ये बॉन्ड जो है इसको हम फॉस्फोईस्टर बॉन्ड नहीं कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फॉस्फोएनाइड्राइड बॉन्ड। अब देखो इधर में OH और इधर में OH, और ये OH रिएक्ट वाटर बाहर आएगा, तो यहाँ में भी अब बॉन्ड बनेगा, और वो बॉन्ड जो होगा दैट विल बी द फॉस्फोएनाइड्राइड बॉन्ड, और प्लस ये अपना OH इसके साथ अटैच रहेगा। अब आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर एक फॉस्फेट अटैच होगा, क्या वो AMP होता है या ATP होगा? AMP। तो अगर दो फॉस्फेट अटैच होगा तो बच्चों वो होता है ATP, और अगर तीनों फॉस्फेट में लूंगा तो वो होता है ATP। क्या बताया था मैंने आपको AMP का फुल फॉर्म? AMP का फुल फॉर्म क्या था? एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। Adenosine monophosphate. वेरी गुड। अब बताओ ATP का अभी क्या दिखा आप लोगों ने? Adenosine triphosphate. अब खुद ही बताओ AMP का क्या होगा, ADP का क्या होगा? Adenosine diphosphate. एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और ये बॉन्ड आप लोगों ने सीखा कि ये फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड होता है। और बच्चों ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, इनको कहते हैं हम लोग फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड। और यही फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड जो है एनर्जेटिक होता है। जब इनका ब्रेकडाउन होता है ना तो ATP एनर्जी देता है। अगर हम दुकान में जाएंगे, दुकान में हम कोई चीज खरीदने जाएंगे, बिस्किट या कपड़े या कोई शूज, तो वहां हमें करेंसी चाहिए, और वो करेंसी जो दुकान पे चलेगा वो इंडियन रुपीज है। तो बच्चों अगर सेल को कोई भी काम करवाना हो तो उसको पैसे खर्चने हैं, और वो पैसे वो एनर्जी जो है वो ATP के पास है। तो इसीलिए ATP को हम लोग कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल या एनर्जी कैरियर ऑफ सेल। तो जहां में एनर्जी चाहिए सेल को या बॉडी को, उसको ATP खर्चाना है, और अगर वो ATP खर्चाएगा नहीं तो उसका बॉडी का काम नहीं चलेगा। जैसे आप लोग अभी काम कर रहे हैं, आप लोग कॉपी पे लिख रहे हैं, तो आपके हाथ का मसल जो है वो काम कर रहा है। तो अब जो ये हाथ के मसल काम कर रहे हैं तो वहां काम के लिए ATP यूज हो रहा है। तो इसीलिए ATP को कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, मतलब सेल का पैसा, सेल का एनर्जी, जो जहां काम करवाना होगा वहां वो खर्च करेगा ये। तो अब आप लोग नेक्स्ट लिख लेना इसमें, फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड्स, phosphoanhydride bonds are highly energetic bonds। अभी थर्ड ही फंक्शन चल रहा है, highly energetic bonds in ATP and their breakdown helps in release of energy। जरा बच्चों क्या AMP में कोई फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड है? AMP में क्या AMP में कोई फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड है? खुद देखो, बड़ा इजी कहना है, इसमें कोई टफ No, नहीं sir. नहीं। गुड। अब बताओ क्या इस ADP में कोई फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड है? हाँ सर। Yes, sir. यस, है ना? क्या अब इस ATP में कितने फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड है? 2। 2. और ADP में कितना है? 1। और AMP में क्या है? 0। तो जब भी हम लोग कहते हैं कि
ये अगर एटीपी है तो बच्चों इस एटीपी पे एक एंजाइम आता है और उस एंजाइम का नाम है एटीपीएस, और वो एटीपीएस इसको तोड़ता है और देता है एडीपी, और प्लस निकलती है एनर्जी। और दैट मीन्स यहाँ में ये वाला बॉन्ड टूटा होगा, ये वाला बॉन्ड, और जब ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ ये फॉस्फेट बाहर आएगा। तो इस फॉस्फेट को हम लोग शॉर्टली लिखते हैं पीआई, लेकिन बेसिकली होता है ये पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये वाला ना, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो फॉस्फेट बाहर आएगा, और ये फॉस्फेट जब बाहर आएगा इसको हम लोग पीआई लिखते हैं, और पीआई असल में ये वाला होता है पी डबल बॉन्ड ओ, या ओ नेगेटिव लिख लेना या ओ एच लिख लेना, जो मर्जी है। और बच्चों इसका नाम हम लोग देते हैं फिर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब बताओ कौन सा फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड यहाँ तो टूटा होगा, ये ए वाला या ये बी वाला? ए वाला या बी वाला? ए वाला। अगर बी वाला टूट जाता तो ये पूरा का पूरा निकल जाता, तो यहाँ खाली एएमपी बचता। लेकिन बच्चों यहाँ एएमपी नहीं बचा, बचा क्या है? एडीपी। तो दैट मीन्स ये वाला टूटा होगा, और जब ये वाला टूटेगा तो बचेगा एडीपी और बचेगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और प्लस इस बॉन्ड के टूटने से एनर्जी निकलेगा। और तभी हम लोग कहते हैं कि एटीपी जो है जब यूज होगा तो वो कन्वर्ट होता है एडीपी में, और प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और प्लस एनर्जी मिलता है। आर यू डन विद दिस? Yes, sir. अब देखो इस Yes, sir. एडीपी में और एक फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड है, तो अब ये और एनर्जी निकाल सकते हैं हम इससे। तो अब एडीपी आएगा और बच्चों ये कन्वर्ट होगा एएमपी में, और प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और प्लस देगा एएमपी। अब एएमपी में एनर्जेटिक बॉन्ड नहीं है, तो अब ये एएमपी ब्रेक नहीं होगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है, एटीपी डायरेक्टली ब्रेक होता है एएमपी में। जरा जब ये डायरेक्टली एएमपी में ब्रेक होगा, क्या एक ही फॉस्फेट निकला होगा या दो फॉस्फेट निकले होंगे अगर एटीपी डायरेक्टली एएमपी में कन्वर्ट हो जाए? दो फॉस्फेट। वेरी गुड। हाँ, तो इन दो फॉस्फेट को हम लोग कहते हैं पीपीआई। और फिर बेसिकली ये ऐसे होता है, फॉस्फेट ओ फॉस्फेट डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव ओ नेगेटिव ओ नेगेटिव, और इसको हम लोग कहते हैं पायरोफॉस्फेट। अब देख लो इधर, ये वाला बॉन्ड अगर टूटा तो पायरोफॉस्फेट बाहर आएगा, दो फॉस्फेट एक साथ, और प्लस बच जाएगा एम। और ये बॉन्ड जो है ये एनहाइड्राइड बॉन्ड है, और ये एनर्जी निकाल देगा। तो इसीलिए जब भी एक एक करके टूटेगा तो एपीआई पीआई निकलेगा, लेकिन अगर एटीपी डायरेक्टली एएमपी में कन्वर्ट होगा तो पीपीआई निकलेगा, मतलब पायरोफॉस्फेट निकल जाएगा। और इसीलिए हम लोग शॉर्टली रिएक्शंस ऐसे देते हैं। अब ये आप लोगों को ज्यादातर बॉटनी में यूज करने हैं ये रिएक्शन, और जूलॉजी में इनका बहुत ही कम होगा, लेकिन सीखना आप लोगों को एक जगह है और बाकी जगह अप्लाई करना। But this was regarding the third function कि न्यूक्लियोटाइड हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्राइफॉस्फेट, और फिर वो ट्राइफॉस्फेट एक्ट करते हैं एज एन एनर्जी करेंसी, एनर्जी कैरियर ऑफ द सेल। तो अब आप लोग लास्ट वाला फंक्शन लिख लेना। न्यूक्लियोटाइड हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ nucleotides helps in the formation of secondary messengers। और बच्चों सेकेंडरी मैसेंजर का एग्जांपल जो है, जैसे साइक्लिक एएमपी है, और इसको हम लोग शॉर्टली कहते हैं सीएएमपी। और या जैसे
साइक्लिक जीएमपी है, और या इसको हम लोग सीजीएमपी कहते हैं। क्लियर? तो इसमें लिख लेना सेकेंडरी मैसेंजर्स are used in the action of water soluble hormones. और वाटर सॉल्युबल हार्मोन जो है आप लोग लिख लेना जैसे इंसुलिन है। और ये तो आपको याद रखना ही है क्योंकि एनसीईआरटी ने इसका बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है, लेकिन ये हमें यहाँ खाली फंक्शन लिखना है, लेकिन एक्सप्लेन करना है ये हार्मोन वाले सिस्टम में। अब देख लो बच्चों, जो सेल है ना, सेल में ये मेम्ब्रेन जो होता है ये नॉन पोलर होता है, और जो हार्मोन वाटर में सॉल्युबल होगा वो होगा पोलर। अब जो भी पोलर मॉलिक्यूल होंगे ये सेल उसको अंदर जाने नहीं देगा। अब पोलर हार्मोन आया था एक जिसका नाम है इंसुलिन, और वो इंसुलिन अब अंदर नहीं जा सकता, लेकिन इंसुलिन जब अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो अंदर में एक और मैसेंजर वो क्रिएट करेगा, और वो अंदर वाला मैसेंजर जो है वो उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। और उन सेकेंडरी मैसेंजर में से एक का एग्जांपल है सीएमपी, एक का एग्जांपल है जीएमपी, और या कैल्शियम भी होता है, IP3 भी होता है, DAG भी होता है, लेकिन वो मैं आपको हार्मोन वाले सिस्टम में पढ़ा दूंगा। तो यहाँ पे आपको खाली याद रखना है कि न्यूक्लियोटाइड ऑल्सो बना सकते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। अब बताओ सेकेंडरी मैसेंजर किन किन हार्मोन्स के लिए होता है? वाटर सॉल्युबल हार्मोन के लिए या फैट सॉल्युबल हार्मोन के लिए? वाटर सॉल्युबल हार्मोन। वाटर सॉल्युबल हार्मोन। तो ये था 4 फंक्शन और जो एक न्यूक्लियोटाइड हमारे बॉडी में परफॉर्म करता है। सबसे मेन फंक्शन प्राइमर, मोनोमर एक्ट करेगा, न्यूक्लिक एसिड बनाएगा, लेकिन ऑल्सो बनाता है कोएंजाइम, ऑल्सो बनाता है एटीपी, और ऑल्सो बनाता है दीज व्हाट वी कॉल एज सेकेंडरी मैसेंजर्स। क्या ये सबको क्लियर हो गया? यस सर। सो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का है और बच्चों वो है न्यूक्लिक एसिड का। तो न्यूक्लिक एसिड मैंने आप लोगों को 2 तरह का बताया था, एक डीएनए था और एक क्या था? आरएनए था। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें से पहला वाला स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज डीएनए। और डीएनए का फुल फॉर्म आपको बताया था डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और इसमें आप लोग लिख सकते हैं डीएनए इज पॉलीडीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। Polydeoxyribonucleotide in which deoxyribonucleotides are connected by 3' 5' phosphodiester bonds. जरा बेस और शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? न्यूक्लियोसाइड। ना बेस और शुगर में कौन सा बॉन्ड होता है? बेस और शुगर के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड।
वेरी गुड, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। जरा बच्चों, शुगर और फॉस्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? फॉस्फोएस्टर सर। फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, गुड। तो अब दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक, सो इसमें आप लिख सकते हैं फॉस्फोईस्टर बॉन्ड या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड connects two nucleotides with each other. With each other. तो अब देख लो आप यहाँ पे कि मैं आपको पहले बता दूंगा ईस्टर बॉन्ड क्या होता है। अगर यहाँ में कार्बन होगा और ये कार्बन के पास डबल बॉन्ड O होगा और फिर ये ऑक्सीजन के साथ लिंक होगा और ये ऑक्सीजन किसी कार्बन के साथ लिंक होगा, इसको कहते हैं ईस्टर बॉन्ड। तो बच्चों, अगर ये कार्बन की जगह में फॉस्फेट होगा और फिर जाके O और C बॉन्ड होगा तो इसको कहते हैं फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। और अगर ये फॉस्फेट है और इसके इस तरफ भी ईस्टर बॉन्ड है और इसके इस तरफ भी ईस्टर बॉन्ड है तो इसको कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। जरा ये वाला बॉन्ड बता दो कौन सा बॉन्ड है? व्हाट इज दिस बॉन्ड? ईस्टर बॉन्ड। और ये वाला? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। वेरी गुड, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। और ये वाला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब देख लो आप इधर, ये वाला अगर मैं यहां से ले लूं, दिस वन PO O डबल बॉन्ड OC, बच्चों कौन सा बॉन्ड है ये इधर? फॉस्फोईस्टर है ना। अगर मैं इसको अब यहां से ले लूं P डबल बॉन्ड OC, जरा ये भी बता दो कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फोईस्टर। तो फॉस्फोईस्टर फॉस्फोईस्टर क्या कहलाया जाएगा? फॉस्फोडाइस्टर। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। सो अब देख लो आप, अगर अभी आप लोगों को मैंने न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बताया, जरा देख लो यहाँ, याद रख लेना P डबल बॉन्ड OC। अब देखो इधर, जरा क्या है ये इधर? P डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या है? OC। तो कौन सा बॉन्ड नाम दिया था इसका? फॉस्फोईस्टर। तो अब हमें देखना है कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में अब कैसे ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, वो मुझे अब आप लोगों को सिखाना है। तो अब एक पॉइंट आप लिख के रख लेना इधर में, DNA is generally double stranded. But single stranded DNA और सिंगल स्ट्रैंडेड DNA को हम लोग SSDNA कहते हैं। Single stranded DNA is present in 5x174 bacteriophage. 5x174 bacteriophage। और ज्यादातर ये होता है डबल स्ट्रैंडेड। Are you done with this? Yes, sir. अब सीख लो, यहाँ पे दिमाग थोड़ा सा रिलैक्स रख लेना और बिल्कुल डरना नहीं है, और आप लोग समझ जाएंगे। आप लोग अभी मतलब यंग है और आप लोग का ब्रेन बहुत ही अच्छा है अभी, तो इसीलिए बस रिलैक्स रहना और कोई थॉट दिमाग में रखना है नहीं, खाली इधर पे फोकस करना है। जो भी बच्चा कोई इधर उधर खोया हुआ है या कोई भी बच्चा अगर कोई क्लास में है
और वो खाली क्लास में फिजिकली प्रेजेंट है और मेंटली वो कहीं और इन्वॉल्व है, उसका दिमाग कहीं और है लेकिन खाली बॉडी है उसका क्लास में, और वो जल्दी से अपने आप को वापस लाए और दोनों फिजिकली भी और मेंटली भी जो है वो क्लास में रहे। तो अब यहाँ देख लो आप बच्चों, अगर मैं एक न्यूक्लियोटाइड बना लूं इधर, और ये न्यूक्लियोटाइड जो है मैं यहाँ में, आप लोग इस न्यूक्लियोटाइड का नाम बता देना। जो बच्चा पहला वाला सीखा है अच्छी तरीके से, और मतलब उसको और अच्छा लगेगा जब मैं आप लोगों को ये बॉन्ड बता दूंगा कैसे बनता है। और जल्दी से आप लोगों में से मुझे कोई इस न्यूक्लियोटाइड का नाम बताएगा। चलो बता दो मुझे इस न्यूक्लियोटाइड का नाम, कौन सा न्यूक्लियोटाइड है ये? हाँ, अरे कौन सा न्यूक्लियोटाइड है ये? चलो कौन सा? Deoxy or deoxy adenosine 5 monophosphamate. वेरी गुड। हाँ, तो डीऑक्सी एडेनोसाइन 5' मोनोफॉस्फेट। अब देख लो बच्चों, मैं यहाँ एक और न्यूक्लियोटाइड बना लूंगा, और वो न्यूक्लियोटाइड मैं इधर बना लूंगा, और मैं यहाँ में फॉस्फेट का थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज करूंगा, लिखूंगा तो फॉस्फेट ही, बट ग्रुप्स का थोड़ा सा चेंज कर लूंगा। और आप लोग एकदम से फास्ट बताएंगे मुझे ये कौन सा न्यूक्लियोटाइड होगा, इसका नाम क्या होगा। चलो बता दो इस न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या होगा। हाँ, Deoxyguanosine 5 monophosphate. वेरी गुड। हाँ, डीऑक्सीगोनोसाइन 5' मोनोफॉस्फेट। अब बच्चों बता दो मुझे इस न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या होगा। फॉस्फेट में लिखूंगा, बट फॉस्फेट का थोड़ा ग्रुप्स का ओरिएंटेशन कर लूंगा। चलो टेल मी द नेम ऑफ दिस न्यूक्लियोटाइड। हाँ, Deoxycytidine 5 monophosphate. वेरी गुड, डीऑक्सीसाइटाइड 5' मोनोफॉस्फेट। अब देखो ये वाला 5' कार्बन एटम है, और बच्चों ये वाला 2' है, और ये वाला 3' है, ये वाला 3' है, और ये वाला भी 3' है, और ये वाला यहाँ में 5' है। और देखो 2' पे मैंने H एंड H लगाया है, तो दैट मीन्स यहाँ में ये डीऑक्सीराइबो शुगर होगा। अब देख लो, आप लिखना आप बंद कर लोगे, पहले लिखना आप बंद करोगे, पहले आप समझोगे। इधर देखो ये न्यूक्लियोटाइड है इधर, और ये भी न्यूक्लियोटाइड है। अब देखो बच्चों, इस न्यूक्लियोटाइड का OH इधर होगा, और इस फॉस्फेट का OH इधर होगा। तो अब इस न्यूक्लियोटाइड का 3' पे जो OH है, और इस फॉस्फेट का 5' पे जो OH है, ये आपस में रिएक्ट करेंगे, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर आएगा। और जब ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर आएगा तो यहाँ में बॉन्ड बनेगा, और बच्चों इस बॉन्ड को हम लोग कहेंगे अब फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। अब मैं और सिखाऊंगा, अभी लिखना बंद कर लो। ये यहाँ में OH है 3rd कार्बन एटम पे, और बच्चों इस फॉस्फेट का भी OH है। तो अब ये OH रिएक्ट करेगा और वाटर बाहर आएगा, और जब ये वाटर बाहर आएगा तो यहाँ में और ये दोनों शुगर जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे, और जो ये बॉन्ड होगा इसको हम लोग कहेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। जरा आप लोग ये बता दो, ये वाला कौन सा बॉन्ड होगा? P डबल बॉन्ड O OC बॉन्ड, P डबल बॉन्ड O OC बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड होगा? अभी Phosphoester. बताया, वेरी गुड, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। जरा बच्चों ये बता दो मुझे, P डबल बॉन्ड O OC बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होगा? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। Phosphoester. तो अब इधर से भी फॉस्फोईस्टर, इधर से भी फॉस्फोईस्टर, तो क्या कहेंगे इसको? फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। तो अब देखो ये वाला बॉन्ड
और चाहे ये वाला है इधर, तो कहाँ से स्टार्ट हो गया ये 3 प्राइम से, कहाँ एंड हो गया 5 प्राइम से, तो कहेंगे 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर। अब देख लो इधर से भी कौन सा बॉन्ड फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड फॉस्फोईस्टर बॉन्ड क्या हो गया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो ये भी होगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो और यहाँ पे आप लोग इस फिगर का नाम दे देना पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीडीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। और अब हम याद रख लें हमेशा डीएनए के 2 एंड्स होते हैं, तो बच्चों एक डीएनए का जो एंड होगा ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं 5' एंड, और जो डीएनए का दूसरा एंड होगा वो हमेशा 3rd पे फ्री हो जाएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं 3' एंड, और इस 3' एंड का यहाँ में ये H होगा। कोई सा भी एंड अगर आप चौथा न्यूक्लियोटाइड भी लाएंगे तब भी 3' ही रहेगा, तो एक एंड में 5' होता है और एक एंड में ये होगा। तो इस फिगर का नाम दे देना पॉलीडीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। क्लियर? अब कौन सा बॉन्ड दो न्यूक्लियोटाइड को कनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ? Polydiester. फॉस्फोडाइस्टर। दो न्यूक्लियोटाइड को कनेक्ट करता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जो 3 प्राइम से स्टार्ट होता है और 5 प्राइम पे एंड होता है, तो 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये सब लोगों का हो गया। चलो अगर आप लोगों को इधर ही स्पेस है तो इधर ही लिख सकते हैं आप, अगर इधर स्पेस नहीं है तो इसके नीचे लिख लेना ईच डीएनए स्ट्रैंड, या लिख लेना पॉलीडीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। ईच डीएनए स्ट्रैंड या पॉलीडीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड हैज 2 ends, that is 5' end and 3' end। तो ये एक लंबा चैन बनेगा और इस लंबे चैन को कहते हैं डीएनए स्ट्रैंड, तो उसका 2 एंड होगा, 5' एंड होगा, 3' एंड होगा। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि डीएनए ज्यादातर डबल स्टैंडर्ड होता है, तो बच्चों वो डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए का स्ट्रक्चर जो बताया है वो वाटसन एंड क्रिक ने डिस्कवर किया है, तो इसीलिए आप लोग नेक्स्ट वाला हेडिंग डाल देना, नंबर नहीं देना, कोई सब हेडिंग डाल देना, वाटसन क्रिक डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। वाटसन क्रिक डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, और इसमें लिख लेना वाटसन एंड क्रिक discovered double helical model of DNA in 1953 by using the X-ray diffraction या एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी भी कह सकते हैं।
by using the X-ray diffraction model of DNA provided by Wilkins and Franklin. तो बच्चों अब यहाँ पे दो साइंटिस्ट था, एक का नाम था विल्किंस और दूसरे का नाम था फ्रैंकलिन। उन्होंने एक्सरेज का यूज करा, डीएनए लिया, डीएनए को लाया, आइसोलेट किया सेल से और सेल का डीएनए का क्रिस्टल बनाया और फिर क्रिस्टल पे स्ट्रक्चर पता किया डीएनए का। तो फिर वही एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर जो इन दोनों ने डिस्कवर किया था और वो वाटसन एंड क्रिक ने यूज करा और फिर जाके उन्होंने दिया वाटसन क्रिक डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। तो बेसिकली मैक्सिमम काम इन दोनों ने किया था और लेकिन फिर जाके उसको लोगों तक पहुंचा दिया इन दोनों ने, वाटसन एंड क्रिक ने। और फिर जब नोबेल प्राइज मिला तो इनको भी मिला और इनको भी मिला नोबेल प्राइज, बिकॉज इनका एफर्ट बहुत ज्यादा था इसमें। तो टेक्निक जो उन्होंने यूज करा था एक्सरे डिफ्रैक्शन या एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, और फिर उसी को यूज करा वाटसन एंड क्रिक ने। तो बच्चों अब हमें देखना है कि इस वाटसन क्रिक का फीचर्स क्या होता है, ये मॉडल का। तो लिखो आप फीचर्स ऑफ डबल हेलिकल डीएनए या फीचर्स ऑफ वाटसन क्रिक डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। फीचर्स ऑफ डबल हेलिकल डीएनए। तो पहला वाला लिख लेना इसका। देखो फर्स्ट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हम लोग शॉर्टली डीएसडीएनए कहते हैं। फर्स्ट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज प्रोड्यूस, first double stranded DNA is produced, that coils या आप लोग लिख सकते हैं twist around a common axis, that coils around a common axis so that to form double helical DNA. So that to form double helical DNA. अब देखो बच्चों, अब आपको याद रखना है कि जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता है या डबल हेलिकल डीएनए बनता है, तो मैं अगर सपोज ये मेरे हाथ में एक वायर है और ये मान लो कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड है ये वायर, तो अब ये पहले डबल स्ट्रैंडेड बनेगा डीएनए। तो पहले दो स्ट्रैंड मिलेंगे और फिर उसके बाद जब दो स्ट्रैंड मिलेंगे ना तो वो कॉइल करेंगे अराउंड अ कॉमन एक्सिस, वो ऐसे कॉइल करेंगे, कॉइल करते रहेंगे और जब वो कॉइल होते रहेंगे और तब जाके फिर वो बनाएंगे एक मॉडल और जिसको हम लोग कहेंगे डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। तो अब आपको याद रखना है पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता है और फिर वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कॉइल करता है अराउंड अ कॉमन एक्सिस और बनाता है डबल हेलिकल डीएनए। सो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, इन डबल हेलिकल डीएनए, in double helical DNA, the two strands, yeah, the two DNA strands, the two DNA strands are antiparallel or antiparallel. That is two opposite ends. That is two opposite ends of DNA strands
DNA strands face each other. In double helical DNA, the two DNA strands are antiparallel. That is, two opposite ends of DNA strand face each other. Face each other in a double helical DNA. Are you done with this? बच्चों ये हो गया सबका? सर चलो मैं आपको पहले सिखाऊंगा और उसके बाद जो है मैं आप लोगों को फर्दर बताते रहूंगा इसको। देखो बच्चों, मैं यहाँ पे एक स्ट्रैंड लूंगा डीएनए का और ये स्ट्रैंड सपोज मैंने ये वाला लिया है इधर और इस स्ट्रैंड को मैं अब कॉइल करवाऊंगा और अब ये कॉइल कर रहा है, लेकिन एक स्ट्रैंड कॉइल नहीं करेगा, दोनों स्ट्रैंड एक साथ कॉइल करेगा। पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता है, तो अब ये पहले मैं एक यहाँ पे बना लूंगा और फिर मैं इसके साथ दूसरा भी बना लूंगा, तो ये मान लेंगे हम कि ये दूसरा स्ट्रैंड है। अब ये दूसरा स्ट्रैंड आएगा और ये दूसरा स्ट्रैंड इसके साथ कॉइल करता रहेगा। अब देख लो, ये डबल हेलिकल डीएनए कुछ इस तरह का होगा। तो अब मैंने वो आप लोगों को बताया कि टू एंड्स रिमेन एंटीपैरेलल। एंटीपैरेलल अगर ग्रीन वाले का ये 5 डैश एंड होगा तो बच्चों ब्लू वाले का 3 डैश होगा, और अगर ग्रीन वाले का वो एंड 3 डैश होगा तो ब्लू वाले का ये डैश 5 डैश होगा। तो इसका मतलब जो है, इस नेचर को हम लोग कहते हैं एंटीपैरेलल। अब देखो, जो ये डायमीटर है इसका, ये रहता है 20 एंगस्ट्रॉम्स। जरा आप बता दो डबल हेलिक्स का डायमीटर कितना है? डबल हेलिक्स का डायमीटर कितना है? 20 20 angstrom. एंगस्ट्रॉम है। तो बच्चों, अब अगर सपोज मैं इससे यहां ले लूं, इधर से, और मैं इधर तक ले लूं, तो इसको मैं मान लूंगा एक हेलिक्स। but we consider this as a one helix, और या इसको हम लोग एक टर्न कहते हैं। तो बच्चों, ये एक टर्न जो है इसका लेंथ होता है 34 एंगस्ट्रॉम्स। तो अब इस एक टर्न में बेस पेयर होते हैं 10। सपोज अगर मैं यहां में कहूंगी ये एडेनाइन है, इफ सपोज आई विल से दिस इज एडेनाइन, तो बच्चों इधर में ऑपोजिट में होगा थाइमीन। और अगर इफ सपोज आई विल से दिस इज साइटोसिन, तो ऑपोजिट में होगा यहाँ में ग्वानाइन। और अगर यहाँ में होगा ग्वानाइन तो ऑपोजिट में होगा इधर में साइटोसिन। और अगर यहाँ में होगा एडेनाइन तो बच्चों यहाँ में होगा थाइमीन। और अगर यहाँ में होगा साइटोसिन और इधर में आप लोग याद रख लेना ग्वानाइन। तो अब ये एडेनाइन और जो थाइमीन है वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं और उनको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और दो बनाते हैं। तो बच्चों ये वाले जो है, ये वाले सी और जी, और ये बनाते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये बनाते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये बनाते हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये मिलते हैं बाय द हेल्प ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। और साइमल्टेनियसली अगर मैं ये वाला जो इसका दूसरा हिस्सा होगा, यहाँ में अगर सी होगा तो यहाँ में जी होगा,
और यहाँ में अगर G होगा, यहाँ में C होगा, और यहाँ में अगर A होगा तो यहाँ में T होगा, और यहाँ में अगर T होगा और यहाँ में A होगा, और यहाँ में C होगा और यहाँ में G होगा। तो साइमल्टेनियसली वही बॉन्ड, और इन दोनों के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, इन दोनों के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, इन दोनों के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, इन दोनों के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और इन दोनों के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब एक हेलिक्स के अंदर 10 बेस पेयर होता है, और वो 10 बेस पेयर 34 एंगस्ट्रॉम कवर करता है। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि 2 बेस पेयर के बीच में, इसके और इसके बीच में, और ये होता है 0.34 एंगस्ट्रॉम। अगर मैं एंगस्ट्रॉम में ले लूं तो 3.4 एंगस्ट्रॉम होगा, और अगर नैनोमीटर में होगा तो वो होगा 0.34 नैनोमीटर। अब बताओ एक बेस पेयर में कितना, एक हेलिक्स में कितना बेस पेयर होता है? अब जो एक हेलिक्स के अंदर अब कितना बेस पेयर है? 34 सर। 10। एक हेलिक्स के अंदर 10 बेस पेयर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और वो 10 बेस पेयर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 34 एंगस्ट्रॉम। और बच्चों 2 बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो अब याद रख लेना। वैसे ही अब जो ये नेक्स्ट हेलिक्स होगा इसमें 10 बेस पेयर, फिर जो नेक्स्ट हेलिक्स होगा 10 बेस पेयर। तो हर हेलिक्स में 10 बेस पेयर होता है, और बेस का मिलना बेस के साथ, इट इज कॉल्ड एज बेस पेयर। अब ए का मिलना टी के साथ, या टी का मिलना ए के साथ, सी का मिलना जी के साथ, या जी का मिलना सी के साथ, इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। अब देख लो इधर में, जब ये दोनों मिल रहा है, यहाँ में एक जगह में बड़ा स्पेस मिल रहा है ये वाला, और एक जगह में यहाँ छोटा स्पेस छूट रहा है। तो अब इस बड़े स्पेस को हम लोग कहते हैं मेजर ग्रूव, और बच्चों इस छोटे स्पेस को हम लोग कहते हैं माइनर ग्रूव। Now, how many base pairs are present in one helix? 10. 10 base pairs. And these base pairs cover a distance of how much? 34 sir. 34 एंगस्ट्रॉम्स। और बच्चों 2 बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस होता है? 3.4 angstrom. और अब बताओ मुझे इस हेलिक्स का डायमीटर कितना होता है? सर 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक। There is a notice: the students of SIP A and B have not submitted new form changing of subjects. Are you done with this? Notice counted. और यहाँ में आप लोग साइड में लिख के रख लेना कि जो 10 एंगस्ट्रॉम जो होगा वो बच्चों वो होता है 1 नैनोमीटर के बराबर। ये बंद कर लेगा माइक्रोफोन सीपीएस पे। माइक्रोफोन बंद करेंगे आप लोग उधर से। बच्चों अब 10 एंगस्ट्रॉम कितने नैनोमीटर के बराबर होता है? जरा 10 एंगस्ट्रॉम कितने नैनोमीटर के बराबर होगा? 1 nanometer. 1 नैनो। अब बताओ मैं अगर मैं आप लोगों से कहूं एक हेलिक्स का लेंथ कितना होगा, अगर मैं नैनोमीटर में कहूं तो कितना लिखेंगे आप नैनोमीटर में? हाँ 10 power minus 30. तो क्या 3.4 होगा? nanometer. 3 अगर मैं आपसे बता दूं डायमीटर नैनोमीटर में लिख लो
तो कितना होगा डायमीटर? 2 nanometer. वेरी गुड, 2 नैनोमीटर। अगर मैं आप लोगों से कहूं दो बेस के बीच में कितना डिस्टेंस होगा नैनोमीटर्स में? दो बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? 0.34 नैनोमीटर डिवाइड बाय 10। इसको भी डिवाइड से 10, इसको भी डिवाइड से 10, इसको भी डिवाइड से 10। जब इसको डिवाइड करेंगे 10 से 0.34 बनेगा, और जब इसको डिवाइड 10 से 3.4, और जब इसको डिवाइड 10 से वो बनेगा 2 नैनोमीटर। ठीक, तो या तो नैनोमीटर में पूछा जाता है आप लोगों को, या तो ये एंगस्ट्रॉम में पूछा जाता है। और इस फिगर का नाम आप लोग देख लेना, वहां पे वाटसन क्रिक डबल हेलिकल मॉडल या डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। और इनको नाम दे देना, ये दो स्ट्रैंड है डीएनए के, ये एक स्ट्रैंड और बच्चों ये होगा डीएनए स्ट्रैंड। And these are the two strands of DNA। और ये वाला ऐसे बनेगा, जो मैंने आपको ये सिखाया था ऐसे बना होगा। तो दैट मीन्स अब बता दो इसके बीच में जो यहाँ में बॉन्ड बना होगा, ये वाला बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होगा? ये वाला। अगर ये वाले बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड कौन सा होगा? फॉस्फो डाइईस्टर बॉन्ड्स। और इनका नाम यहाँ पे याद रख लेना कि दे आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये वाले बॉन्ड रेड वाले हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ये वाला होगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और ये था डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए के बारे में। अब हम लोगों ने यहाँ तक सेकंड फीचर तक पहुंचे थे, तो अब आपको मैं इस डीएनए के बाकी फीचर बता दे रहा हूँ। तो अब लिख लो तीसरा वाला फीचर, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। Complementary base pairing occurs in double helical DNA. In double helical DNA, that is A and T pairs with each other. Pairs with each other, or C and G pairs with each other. तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि A जो है वो पेयर कर सकता है T के साथ, और या T जो है वो पेयर करेगा A के साथ। तो या हम लोग कहेंगे C जो है वो पेयर कर सकता है G के साथ, और या G है वो पेयर कर सकता है C के साथ। और इसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। तो नेक्स्ट पॉइंट यू कैन राइट देयर, A pairs with T by 2 hydrogen bonds. A pairs with T by 2 hydrogen bonds, and C pairs with G. Yes, C and G pairs with each other. Yeah, whereas C and G pairs with each other. Pairs with each other by 3 hydrogen bonds. अब बताओ क्या यहाँ में ये हाइड्रोजन बॉन्ड 3 है या ये ट्रिपल बॉन्ड है इधर? क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड है 3 या ये ट्रिपल बॉन्ड है इधर? बच्चों A और T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और C और G के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो आप लोग इसको कभी भी
ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड नहीं कहना, बिकॉज डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वो होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो होते हैं नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स. So you will always call them as 3 hydrogen bonds, and you will always call this as 2 hydrogen bonds. So A or T या T or A या C and G या G and C, they always pairs with each other by the help of hydrogen bonds. और इसके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा. और जब ये A और D मिलेगा इनको हम बेस पेयर कहते हैं, और जब C and G होता है इसको हम बेस पेयर कहते हैं. So यहाँ पे आप लिख सकते हैं A and T or C and G are together called as base pair. और बच्चों इस बेस पेयर को हम लोग शॉर्टली लिखते हैं BP. और नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना आप, वन हेलिक्स या बच्चों वन टर्न covers a distance of 34 एंगस्ट्रॉम्स. और बच्चों अगर नैनोमीटर में लिखेंगे तो लिखेंगे 3.4 नैनोमीटर्स. वन हेलिक्स या वन टर्न covers a distance of 34 angstrom, and one helix contains, जरा कितना बेस पेयर था एक हेलिक्स में? 10 बेस पेयर्स. One helix covers a distance of 34 angstroms and one helix contains 10 base pair. So stop करके लिखना 10. The distance between two base pairs is कितना बताया था? 3.4 एंगस्ट्रॉम, या तो हम लोग क्या कहेंगे 0.34 नैनोमीटर. 0.34 नैनोमीटर. और बच्चों ये आप लोग लिख सकते हैं कि अगर मैं 34 को एंगस्ट्रॉम को डिवाइड से करूं 10 से तो वो कितना बन जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम. और या अगर मैं 3.4 नैनोमीटर को डिवाइड करूं 10 से तो वो कितना बन जाएगा 0.34 नैनोमीटर. Are you done with this? Yes sir. चलो ठीक है. हाँ अब मैं इस मीटिंग को एंड कर देता हूँ. Okay.